कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। तो ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.7। तो ये इस चैप्टर का सबसे अजीब क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में तो शायद मेजरमेंट्स या मिसप्रिंट हुआ है कि एक सर्किट जिसमें कहने के एक रजिस्टर ओहम में लगाया गया जबकि एक रजिस्टर किलो ओहम में लगाया गया, और इन दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क होता है कि लैब में अगर इसे परफॉर्म किया जाए तो ये इतना मतलब कि सूटेबल नहीं होगा, और मेरे ख्याल में तो शायद आउटपुट भी उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से हमें चाहिए होती है। वैसे ये एक एनालिसिस है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, फिर जैसा उन्होंने दिया हमने उसी लिहाज से करना है। इसका हो सकता है आपका आंसर डिफरेंट आ जाए, क्योंकि मिस प्रिंटिंग का मुझे कोई इशू लगता है इसमें। तो चले आए सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, इसमें उसने कहा मतलब कि फाइंड आउट किसको करने के लिए कहा हुआ है। फाइंड आउट वो कहता है कि आपने मुझे वी नॉट टी करके देनी है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वोल्टेजेस वी नॉट टी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है, तो हमने क्या करना है, टाइम 0 माइनस पे जाके कैपेसिटर का असर निकाल लेना कि कैपेसिटर का क्या असर है, फिर यहाँ पे वो वोल्टेज सोर्स लगा देना। आपको पता है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ही स्टोर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही तसल्ली से बता दूं मैंने क्या क्या करना है, और फिर मैं इसकी शेप ड्रा करता हूं। नेक्स्ट वाली मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे कैपेसिटर के पोल ओपन छोड़ दूंगा, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेजेस आएंगे। हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, बिकॉज जब किसी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं होता, 0 माइनस की बात हो रही है, जब अभी मतलब ट्रिगर ऑन किया गया था, तो उसी वक्त मतलब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। बिकॉज आपने इलेक्ट्रिक फैंस देखे होंगे, जब आप उनका ट्रिगर ऑन करते हैं तो वो एक वक्त तक मतलब के स्पीड को वेरी करते हैं, मतलब कि चेंज करते हैं, और एक लम्हा आता फिर जाके कांस्टेंट होते हैं। यही चीज़ कैपेसिटर में है, क्योंकि फैंस में भी कैपेसिटर ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये ओपन होगा पहले, क्योंकि इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा टाइम 0 माइनस पे, और बाकी ये वायर मैं डायरेक्ट कनेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी शेप ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने शेप ड्रा कर दी है टाइम 0 माइनस पे लेके, ठीक है। ये टाइम 0 माइनस की शेप है, आपके सामने ही है। तो अब क्या करेंगे जी, हम किसी तरीके से इसको हल करेंगे। लूप एनालिसिस की मदद ले सकते हैं या केसीएल की मदद ले सकते हैं, अब ये हम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं तो लूप को ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो ईजी रहेगा यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पोल ओपन है, मतलब कि ये आगे से रास्ता बंद है। आपने कभी ये चीज़ तो नोटिस की होगी अपनी डेली लाइफ में, जब आप मतलब कि आपके हैंड फ्री हो जाएं, कुछ भी हो जाए, उसकी वायर काट देते हैं, मतलब कि उसको ओपन कर देते हैं। काट मतलब ये ओपन का यही मतलब होता है कि दोनों वायर्स का अलग अलग होना, ठीक है। मतलब कि एक वायर को सेंटर में से काट देना, तो आपको पता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें उसे रास्ता ही नहीं मिलता। यही चीज़ है, यहाँ पे भी उसे रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये इस वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, बस इन दो लूप्स के अंदर करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे मैं एक करंट ले लेता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको पता लूप में हम हमेशा लेते हैं, तो I1, और इस लूप में मैं ले लेता हूँ I2, ठीक है। अब यहाँ पे हम KVL अप्लाई करेंगे 1 बाय 1 दोनों पे। तो देखें, पहले मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो करंट मेरी नेगेटिव पोल में एंटर कर रही थी, लिहाजा -24 आ गया, ठीक है। लूप 1 पे KVL लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। -24 आ गया। आगे देखूँ तो आगे मेरे पास 4 किलो ओहम का रजिस्टर है, इसमें से जब करंट गुजरेगी तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आपको पता है हमारे पास वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे करंट I1 है जबकि R 4K है, तो 4K I1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया +4K I1। हमेशा आपने करंट्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना, आपका सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। आगे ये जो 6 ओहम है, देखा यही चीज़ मैं कह रहा था। अब ये 6 ओहम है, वो 4 किलो ओहम है, तो 6 ओहम में से जब करंट गुजरेगी तो हमारे पास क्या आएगा जी, +6 I1। अभी मैं आपको इसको सिंपल करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स चलें, अभी तो हमने कर लिया, लेकिन नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। किस तरह से जी, अब ये किलो में है, ये ओहम में है, मतलब इस तरह से हमारी कैलकुलेशन करने में काफ़ी देर भी लगेगी और गलती भी हो सकती है बच्चों से। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इसको 4000 ओहम लिखूंगा, क्योंकि सिर्फ ओहम में ठीक रहेगा, किलो वगैरह फिर सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखें, ये लूप यहाँ पे आके मुकम्मल होगा, क्योंकि हम वहीं पे आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, और इस वायर में तो कोई रजिस्टर ही नहीं है, यानी इन दोनों लूप्स का आपस में कोई तल्लक नहीं है। और अभी आपके क्वेश्चन जहन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे आप मतलब कि इस लूप ने कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये ओपन है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो लिहाजा 6 ओहम में से सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रही है। तो ये आ गया। अब ये पूरा लूप हो गया, ठीक है। हमें I1 तो डायरेक्ट ही मिल रही है, हमें इन दोनों को आपस में लड़वाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया, इसको आपने 4000 लिख लेना है, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4006।
I1, ठीक है। और ये 24 दूसरी जानिब जाके प्लस हो गया और I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 4006। तो ये स्टूडेंट आ रही है 5.9 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया, I1 की वैल्यू आ गई है। अब हमने I2 को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं किताब के मुताबिक कर रहा हूं। मुझे आंसर का ये नहीं पता ये कंफर्म ठीक आएगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएगा अगर मिस प्रिंटिंग ना हुई बुक के अंदर, ठीक है। अब I2 का लूप चलाते हैं। देखिए I2 का लूप, यहाँ पे KVL जब हमने अप्लाई किया तो हमने 4K से चलना स्टार्ट किया। 4K में से जब करंट गुजरेगी तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4K I2। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे इस वायर में तो कोई रजिस्टर नहीं है, 6 ओहम में से गुजरेंगे तो ये आ जाएगा 6I2 प्लस 6I2। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें पॉजिटिव पोल में करंट एंटर कर रही है आगे जाके, तो पॉजिटिव 12 लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हम वहीं पे आ गए हैं जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। हमारा लूप मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे भी वही सीन है, 4006 बन रहा है तो 4006 आ गया और 12 दूसरी जानिब जाके -12 हो गया। ठीक है, तो I2 की वैल्यू अब माइनस में आ रही है, देखते हैं कितनी आती है जी। तो 12 डिवाइडेड बाय 4006 होगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वैल्यू आ रही है -2.9 मिली एम्पेयर। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से करना होगा, आपको इस नोड के वोल्टेजेस फाइंड आउट करने होंगे। नोड अब मींस ये पूरी वायर है, ये एक पूरी वायर है, इस पूरी वायर के टोटल वोल्टेज ही V के इक्वल होंगे, यानी V की वही वैल्यू होगी जो इस पूरी वायर के वोल्टेज होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इसके बारे में शायद ही वीडियो दी हो, अगर वीडियो नहीं है तो इंशाल्लाह आ जाएगी कि हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेजेस इन अ सिंगल वायर। ठीक है, वो आपने लाजमी देख लेनी है। तो सिंगल वायर में हम कैसे वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं, हम इस तरह से करते हैं, हम उसमें हर एक रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते होते हैं। अब देखें पहले मैं 6 ओहम के क्रॉस उसके वोल्टेज फाइंड आउट करूँ तो 6 ओहम में से I1 करंट पास करती है, तो लिहाजा इसके वोल्टेज क्या होंगे जी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ V1। ठीक है, V1 का नाम मैंने इन्हें दे दिया, इसके क्रॉस जो रजिस्टर है वोल्टेजेस हैं वो इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है। तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी, लिहाजा 6I1 इसका फार्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो 6 इंटू I1 की क्या वैल्यू है जी, I1 की वैल्यू है 5.9 मिली। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आप देख लें क्या बनता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5.9 35.4 मिली वोल्ट। यही चीज़ है जो हमें तंग कर रही है, मिली। चले हमने तो उसकी वैल्यू निकालनी है, हमें क्या जो भी आ रही है। तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे उनको मैं प्लस माइनस V2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब इसके क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। देखिए इसमें से करंट I2 पास करती है और वो भी पॉजिटिव पोल में, तो V2 किसके बराबर हुए फिर 6 यानी रेजिस्टेंस इंटू करंट। I2 की वैल्यू आ जाएगी बीच में इसके 6I2 इसका फार्मूला बनेगा। I2 की क्या वैल्यू थी -2.9 मिली। तो इन दोनों को ज़रब दे के देखें आपका क्या आता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2.9 डेल 9। ठीक हो गया, 17.4 मिली वोल्ट। ठीक हो गया, और साथ में माइनस का साइन भी आएगा। अब देखा जाए तो आगे 12 वोल्ट है, उसको कोई हमें मतलब इतना लेना देना नहीं है। अब हम V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, मैं इस वायर में अब करंट भेजूंगा। देखें करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी, लिहाजा प्लस V1 हो गया। आगे करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी, प्लस V2 हो गया। और 12 वोल्ट के भी पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो प्लस 12 हो गया। तो ये इसका फार्मूला V का, आपने इसको कैलकुलेट करना है जी। देखिए स्टूडेंट्स, V1 हमारे पास कितने हैं, 35.4 मिली। ठीक हो गया। उसके बाद ये -17.4 मिली हैं, प्लस 12 है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 12 मिली से किलो यानी 1000 गुना बड़ा है, तो उस लिहाज से आपने इसको कैलकुलेट करना है। पहले इन दोनों को हल कर लें। 35.4 माइनस 17.4, तो ये 18 आ रहा है। 18 मिली प्लस 12 ये आ रहा है हमारे पास। अब देखते हैं कि क्या बनता है, ये चेक कीजिएगा, आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखा ही देता हूँ इसकी दफ़ा। देखें 12 प्लस, मैं इसके ब्रैकेट इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ब्रैकेट इस्तेमाल करूँगा। 18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, बिकॉज ये मिली में है। ठीक हो गया जी। ये देखें मैं इसको पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 12.018।
1 8 आ रहा है, तो इसको चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं या 8 चले जाने दें, 8 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर है। देखें वी के लिए हमारे पास ये आंसर आया 12.02 वोल्ट कर लें, ठीक है। मैंने इसे राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन के साइन से राउंड ऑफ कर दिया। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये वोल्टेज जो है वोल्टेज पैरेलल में सेम होते हैं, यानी इस वायर में अगर इतने वोल्टेजेस हैं तो यहाँ पे भी इतने ही वोल्टेजेस होंगे, और यही इसी वायर में यानी इस पूरी वायर में हम घूम के आते हैं, यानी इस तरह से देखें 4 में से जाते, फिर 24 में से गुजरते, फिर 4 में से गुजरते, तब भी इतने ही वोल्टेज आने थे। तो यही चीज़ होती है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होते हैं। अब यहाँ पे भी वोल्टेज इतने ही होंगे 12.02, लेकिन बात यह है कि हमने ये देखना है कि कौन सा रजिस्टर कितने वोल्टेज लेता है, ठीक है। और रजिस्टर उस वक्त तक वोल्टेज क्रिएट नहीं कर पाते, ड्रॉप नहीं कर पाते जब तक उनमें से करंट फ्लो ना करे। अब यहाँ पे देखें एक रजिस्टर है और एक डायरेक्ट वोल्टेज है, यानी कि ये इसी तरह से है जैसे ये बंदा जो है ये लाइन में खड़ा हुआ है, यानी 2 बंदे लाइन में खड़े हुए हैं, इस बंदे ने जितने वोल्टेज ले लिए बाकी सारे VCT के, ठीक है। लेकिन क्या होता है जी, इस बंदे को कहा जाता है कि भाई तेरा कार्ड ठीक नहीं है तो बाहर हो जा। क्यों कार्ड ठीक नहीं है? बिकॉज इसमें से तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। इस रजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा तो इसके क्रॉस अब वोल्टेज आएंगे ना, लिहाजा इसके क्रॉस 0 ड्रॉप आएगा, यानी ये 0 वोल्ट के इक्वल है इस वक्त, बिकॉज इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब आप बोलेंगे सर फिर ये VCT को कैसे वोल्टेज मिल रहे हैं? तो यार जरा ध्यान से देखो, ये कोई रजिस्टर नहीं है, ये ओपन वोल्टेज है, ओपन वोल्टेज। तो ये डायरेक्ट साइन के मुताबिक देखा जाएगा, ऊपर पॉजिटिव का साइन है तो इनडायरेक्टली VCT इसी के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि VCT की जो वैल्यू है वो है 12.02 वोल्ट। तो इस तरह से हमने जी क्या किया। अब ये VCT मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आपने नोटिस नहीं की ना मैंने नोटिस की। ये VC 0 माइनस है क्योंकि हमने टाइम 0 माइनस पे लिया हुआ है, तो ये 0 माइनस है, ठीक है, यानी VC 0 माइनस की हमें वैल्यू मिल गई। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा? अब मैं नेक्स्ट आपको बता के नेक्स्ट वाला सर्किट ड्रा करता हूं। मैंने अब क्या करना है जी, मैंने टाइम को ले जाना है 0 प्लस पे, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, यानी सेकंड स्टेप पे आ जाएगा हमारा सर्किट। तो सेकंड स्टेप पे क्या होगा, ये पोल ओपन हो जाएगा, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, देखिए उसने बोला हुआ टाइम 0 पे यानी 0 प्लस पे ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी वायर का कोई वजूद नहीं रहेगा, सिर्फ ये सर्किट रह जाएगा नीचे वाला। और जहां पे ये कैपेसिटर लगा हुआ था वहां पे हम ये वोल्टेज सोर्स लगा देंगे जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो चले मैं इसकी शेप आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने शेप ड्रा हो चुकी है। हमने क्या किया, हमने वो जो वायर ओपन हो चुकी थी जिसमें करंट फ्लो नहीं था कर रहा, उसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया और बाकी वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया। किसकी जगह जी? अपने कैपेसिटर की जगह, यानी उसका जो वोल्टेज का असर है, यानी वो कितने वोल्टेज अपने अंदर क्रिएट करके आगे उसका मतलब कि इफेक्ट दिखाता है, वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया बिकॉज ऑफ स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स अप्रोच। तो अब आपके सामने है हमारी मेन जो आउटपुट है ना, जो हमने निकालनी है, मतलब जो वैल्यू हमने निकालनी है वो है V0T की वैल्यू। तो V0T इस रजिस्टर के क्रॉस है। अब आपको एक चीज़ बताता चलो, टाइम 0 प्लस पे था इस वजह से मैंने T की जगह 0 प्लस लिखा है। अगर हमें यहाँ पे इसकी करंट मालूम हो जाती है इस लूप की, तो क्या होगा जी, हम डायरेक्ट यहाँ पे ओहम्स लॉ की मदद से ये वाले वोल्टेज फाइंड आउट कर सकेंगे। लिहाजा हम दोनों लूप्स के अंदर 2 करंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन लूप एनालिसिस ही हमारे काम आ रहा है, तो मैं दोनों लूप्स के अंदर करंट्स ले लेता हूँ I1 और I2 के नाम से, ठीक है। पहले आप ये करंट्स ले चुके हैं तो आप इन्हें प्राइम कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंस दिखाना ही होता है हमने, तो मैंने इन्हें प्राइम का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे भी KVL ही लगाएंगे। तो देखें मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, 4 किलो ओम में से जब हमारी करंट पास करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके वोल्टेजेस हमने लिखना है। KVL का मतलब ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, तो V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो I यहाँ पे I1 है, R हमारे पास 4K है, तो 4K I1 प्राइम आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो 6 ओहम का रजिस्टर है, जब इसमें से करंट गुजरेगी तो इसमें से आप 2 करंट्स फ्लो कर रही हैं। एक ये I1 है जो डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, जबकि I2 अपवर्ड जा रही है। इसमें से ये जो I2 नज़र आपको आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों अपना असर दिखा के इसके अंदर वोल्टेज क्रिएट करेंगी। ये तो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स है, इसका मसला नहीं आएगा। तो लिहाजा जिस लूप की बात चल रही होगी आपने उसको पॉजिटिव रख लेना उस करंट को, बाकी दोनों को नेगेटिव, बाकी को नेगेटिव कर देना, ठीक है। I1 प्राइम की बात हो रही है तो I1 प्राइम पॉजिटिव आ गया, माइनस I2 हो गया, I2 प्राइम, ठीक है, समझ आ गई है। आगे करंट देखें इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है I1 प्राइम, तो लिहाजा ये +12 लिखे जाएंगे और इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला लूप हो गया, ठीक है। अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है, स्टेबल इक्वेशन। देखें ये 6I1 प्राइम आ रहा है और ये 4K I1 प्राइम है, तो इसको हम 4000 कर देंगे, 4000 जमा 6, 4006 I1 प्राइम, ठीक है, समझ आ रही है। अब इसकी बात करूं तो ये डायरेक्ट आ रहा है -6 I2 प्राइम।
और ये 12 दूसरी जानिब जाके -12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। इसको हमने बाय मैट्रिक्स से फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे हम I2 प्राइम पे KVL लगा के। तो देखें, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो करंट इसके माइनस के पोल में एंटर करके जा रही है I2 प्राइम, तो लिहाजा ये आएगा -12। आगे जब बढ़ते हैं तो 6 ओम में से फिर से 2 करंट फ्लो करेंगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ये अपवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड जा रही है। लेकिन बात इस वक्त लूप 2 की हो रही है, लिहाजा लूप 2 की करंट को क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा। तो हमारे पास आएगी +6 इंटू I2 प्राइम माइनस I1 प्राइम। ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इस 6 ओम वाले रजिस्टर में से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक करंट पास कर रही है जो कि I2 प्राइम है, लिहाजा ये डायरेक्ट आ जाएगा +6 I2 प्राइम अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। और आगे 3 ओम में से भी यही सीन है, तो 3 I2 प्राइम आ जाएगा। और आगे इसके पॉजिटिव पोल में करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक एंटर कर रही है, लिहाजा ये लिखे जाएंगे +12.02 वोल्ट विच इज़ इक्वल टू 0। बिकॉज हमारा लूप मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे चल के वापस आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। अब जी हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसमें I1 प्राइम की एक ही करंट है, तो उसे मैं शुरू में स्टार्ट में लिख लेता हूँ। देखें, -6 I1 प्राइम है सिर्फ। ठीक है, बाकी दूसरी करंट्स हैं। तो 6 I2 + 6, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 3 है 15 हो गया। तो ये 15 I2 प्राइम आ रही है। ठीक हो गया जी। और बाकी इसकी बात करूं कांस्टेंट की, तो देखें +12 -12 तो 0.02 बचता है, जो इस साइड पे पॉजिटिव होगा दूसरी जानिब जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -0.02। ले जी, आपकी सेकंड इक्वेशन भी बन गई। इसको आपने मैट्रिक्स में पुट करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स में पुट करके आपको दोनों के आंसर बताता हूँ, I1 प्राइम के और I2 प्राइम का। ठीक है, हमें वैसे तो I2 प्राइम का आंसर चाहिए, आप सब जानते हैं। स्टूडेंट्स, आप चाहे तो आप इसे इक्वेशन से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। मैट्रिक्स कैसे हम मतलब पुट करते हैं उनमें वैल्यूज़, और कैसे उन्हें डायरेक्ट सॉल्व करवा लेते हैं इक्वेशंस को, बिकॉज इससे आपका टाइम कंज्यूमिंग जो है वो बच जाता है, मतलब आपका टाइम बच जाता है कंज्यूम होने से। ठीक है, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो I1 प्राइम की वो मुझे वैल्यू दे रहा है -2.9 मिली एम्पेयर, और जो I2 है उसकी वैल्यू मुझे मिली है जी -2.5 मिली एम्पेयर। ठीक होगा, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें चाहिए तो I2 प्राइम ही थी। अब देखें V0 0+ हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे। देखें V0 0+ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब देखें, करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है और रेजिस्टर भी फाइंड आउट है, तो लिहाजा करंट इंटू रेजिस्टेंस का फार्मूला लगेगा 3 × I2 प्राइम आ जाएगा, क्योंकि I2 प्राइम इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। तो लिहाजा I2 प्राइम की ही मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए आपके सामने ही है -2.5 मिली, तो ये 7.5 मुझे लग रहा है। आप देखते हैं क्या आता है। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये 7.5 ही आ रहा है, 7.5 मिली वोल्ट, -7.5 मिली वोल्ट। ठीक है, तो अभी तक मैं तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ। मुझे लगता है ये जो है ना प्रिंटिंग का कोई मसला है, बिकॉज जिस तरह से हमारे आंसर आ रहे हैं इस तरह से वो उस आंसर से रिलेट नहीं करते जो हमें बुक में दिया गया है। तो ये प्रिंटिंग का मसला हो सकता है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन दिया गया था हमने उसके मुताबिक उसे हल किया, क्योंकि एनालिसिस करना था तो हमने उसी के मुताबिक किया। अब आपको पता है हमने टाइम को ले जाना इन्फिनिटी पे। ठीक है, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे आप सब जानते हैं क्या होगा जी। इन्फिनिटी पे यही होगा, हमारा ये जो सर्किट था ये फिर से क्या होगा जी, ये फिर से ओपन हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है जब कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर नहीं होता तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है। लिहाजा जब ये ओपन हो जाएगा तो हमारे पास क्या सूरत हाल होगी, ये इस वायर में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में तो V0 इन्फिनिटी डायरेक्ट ही 0 आ जाएगी। अब चेक करते हैं क्या होता है। अब मैं आपको इसका सर्किट ड्रा करके दिखाता हूँ, फिर स्टूडेंट्स पता क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसको ओपन छोड़ दूंगा और बाकी सर्किट एज इट एज बन जाएगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप शेप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि रॉन्ग हो गया, लेकिन ये देखें मैंने पोल ओपन ही बनाया। ठीक है, तो ये ओपन ही छोड़ना था हमने, बिकॉज इसमें अब चार्ज स्टोर नहीं रहा। इसने इन्फिनिटी पॉइंट की अब बात कर रहे हैं, यानी वो लम्हा जब कैपेसिटर अपना काम करना फिर से छोड़ देगा। कैपेसिटर उस वक्त ही अपना काम करना छोड़ते हैं जब उनमें से चार्ज खत्म हो जाता है। तो लिहाजा इसमें से अब चार्ज खत्म हो चुका है, तो ये फिर से ओपन हो गया। ठीक है, तो ओपन होने की वजह से हमने मेन चीज़ तो हमें V0 इन्फिनिटी चाहिए, यानी कि V0 t चाहिए। टाइम इन्फिनिटी था, इस वजह से यहाँ पे इन्फिनिटी है। ठीक है, तो लिहाजा आपको ये चीज़ पता है, जब हमने शुरू में भी ये चीज़ की थी, यानी कि
इसके क्रॉस इसके चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका ढूंढा था, तो आपको पता था, मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर पाता, बिकॉज ये आगे से ओपन होता है रास्ता, तो करंट फ्लो ही नहीं करती। आपको मिसाल भी मैंने दी थी। तो लिहाजा यही चीज़ यहाँ पे है कि इनडायरेक्टली जब करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा इस रजिस्टर के क्रॉस, तो वी नॉट इन्फिनिटी मतलब कि प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, वो इनडायरेक्टली 0 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे। यानी इस लूप में तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इनडायरेक्टली आपने बस यहाँ पे लिख लेना वी नॉट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 वोल्ट। और अगर कोई बच्चा एक्यूरेसी दिखाना चाहे तो वो यहाँ पे लिख सकता है एज द स्विच एज द कैपेसिटर बिकम्स ओपन अगेन सो देयर इज नो करंट फ्लो इन दिस लूप सो वी नॉट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 वोल्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर दोबारा से मतलब डिस्चार्ज होने की वजह से ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से करंट उस वायर में फ्लो नहीं कर सकता, तो लिहाजा वी नॉट इन्फिनिटी हमारे पास 0 वोल्ट के इक्वल है। अब हम जाते हैं इक्वेशन की जानिब। तो आपको पता है K1 जो है वो डायरेक्ट बराबर होते हैं इन्फिनिट पॉइंट के, तो ये डायरेक्ट 0 के इक्वल आ गए। और जो K2 होता है वो हमारे पास बराबर होता है वी नॉट 0 प्लस माइनस वी नॉट इन्फिनिटी के। तो वी नॉट इन्फिनिटी तो है ही 0, डायरेक्ट वी नॉट 0 प्लस की ही वैल्यू से असाइन हो जाएगी, जो कि हमारे पास कितनी आई है -7.5 मिली आई है। तो ये इसका आ गया जी -7.5 मिली वोल्ट। ठीक है, अब पीछे रह जाता है टा कैसे मालूम करना है। तो टा को मालूम करने के लिए पहले हमें आर थेवेनिन्स निकालनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, हम यही सर्किट लेंगे, ये जो आपको इन्फिनिटी पे नज़र आ रहा है। बस क्या होगा जी, जहाँ पे कैपेसिटर यानी वीसी इन्फिनिटी ओपन हो चुकी है, यहाँ पे आर थेवेनिन्स निकाली जाएगी और ये जो आपको वोल्टेज सोर्स नज़र आ रहा है इसे शॉर्ट कर दिया जाएगा। तो मैं इसे ड्रा करता हूँ जी। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपके सामने सर्किट ड्रा हो चुका है। यहाँ पे आप ये कंडीशन चेक कर सकते हैं, मैंने क्या किया, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और जहाँ पे कैपेसिटर था वहाँ पे आर थेवेनिन्स मेंशन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों रेजिस्टर्स का आपस में रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पे 4 किलो ओम 6 ओम के साथ पैरेलल में लगा। उसकी क्या वजह देखें, इसका अपर टर्मिनल भी 6 ओम के अपर टर्मिनल से कॉमन है, जबकि लोअर टर्मिनल भी दोनों का कॉमन है। तो जब दोनों टर्मिनल कॉमन होते हैं तो ये पैरेलल में होते हैं रेजिस्टर, और जब एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो क्या होते हैं जी, आपस में सीरीज में होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का टर्मिनल दोनों टर्मिनल कॉमन है, लिहाजा ये पैरेलल में आ गए। पहले मैं इन दोनों की रेजिस्टेंस R1 के नाम से फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो क्या होगा जी, आपके सामने ही है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, नीचे सम हो जाएगा। तो इसे 4000 लिख लेते हैं। 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 बटे में आ गया 4000 जमा 6। ठीक हो गया जी। अब ये हम फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो ये मतलब कि काफ़ी मतलब इन्होंने तंग किया मेरे ख्याल में। तो ये मिस प्रिंटिंग या बिकॉज हमारा आंसर सेम नहीं आया, जो बुक के ऊपर आंसर है, ठीक है, हमारा आंसर सेम नहीं आया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है मिस प्रिंटिंग का ही मसला है। चले, हमने कुछ ना कुछ किया तो है। ये आती है 5.99 ओहम। ठीक है, 5.9 ओहम ही, सिर्फ इतना ही लिख लें। अब देखें स्टूडेंट्स, जब ये मतलब 5.9 ओहम आ जाएगा तो इसका सर्किट फिर से ड्रा किया जाएगा। किस तरह से फिर सर्किट आएगा देखें, यहाँ पे 6 ओहम था, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इसी तरह से नीचे लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से आर थेवेनिन्स मेंशन है, ये ऊपर 3 ओहम है, ये आर थेवेनिन्स आ गई। तो ये आर थेवेनिन्स आ गई जी, और यहाँ पे इन दोनों का जो कैलकुलेशन आया R1 वो आ जाएगा 5.9 ओहम। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे आ गया हमारा 6 ओहम का रजिस्टर जो पहले से था, और यहाँ पे 3 ओहम। अब ये चीज़ नोटिस कर ली है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये इन सब टर्मिनल्स के दरमियान, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एक एक इनका टर्मिनल कॉमन है। देखें, 3 ओहम का एक टर्मिनल यहाँ पे 6 ओहम के साथ कॉमन है, और 6 ओहम का एक टर्मिनल 5.9 ओहम के साथ कॉमन है, और बाकी इनके जितने भी टर्मिनल है, मतलब कि कोई भी ऐसा रजिस्टर इस वक्त मौजूद नहीं है जिसके दोनों टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ कॉमन हो, दूसरे रजिस्टर के साथ। लिहाजा एक एक टर्मिनल कॉमन है, इसका मतलब ये तीनों इस वक्त सीरीज में है। तो लिहाजा सीरीज में आपको पता है कैसे निकलती है आर थेवेनिन्स, फिर कैसे आ जाएगी, तीनों का सम हो जाएगा 6 + 3 + 5.9। तो आप इसे कैलकुलेट कर लें, 6 + 3 + 5.9, तो ये आ रहा है 14.9 ओहम, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 ओहम। ठीक है, बस आ गया। अब आपको पता है कैपेसिटर के केस में टाइम कांस्टेंट कैसे मालूम किया जाता है। टाइम कांस्टेंट को कैपेसिटर के केस में आर थेवेनिन्स मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस से मालूम किया जाता है। तो कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी थी, 5 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर था, तो 5 माइक्रो मल्टीप्लाई हो जाएगा 14.9 से। तो इसे मल्टीप्लाई करवा के देखें आपके पास कितना आता है जी। मैं तो कहता हूँ 14.9 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई देते हैं, तो ये आ गया जी 74.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁶।
ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। 3 कदम इशारिये को पीछे ले जाएं तो आ जाएगा 0.07 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3 सेकंड। ठीक है, 2 आंसर आते हैं, आप चाहे कोई भी लिख सकते हैं। ये आपका एग्जैक्ट आंसर ठीक है, चाहे आपको मतलब कि वो जो लिखा हुआ है बुक में वो जो भी लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका यही आंसर आता है। अब हम इसकी लिखेंगे होमोजीनियस फॉर्म और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखें V0t इज इक्वल टू K1 प्लस K2 e की पावर -t ओवर टा होता है। तो K1 की क्या वैल्यू आई है, 0 आई है, उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और प्लस K2 होता है तो K2 की वैल्यू है -7.5 मिली, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -7.5 e की पावर -t ओवर टा की क्या वैल्यू आई है 0.07 मिली सेकेंड। ठीक है, मिली ही होता है 10 पावर इज -3। और ये जो इसके साथ मिली था इसको हम लास्ट में लिख देंगे और मिली वोल्ट इस तरह से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, बस आपने 2 पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। पहले हम V0 0 पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली टाइम की जगह 0 पुट होगा, e की पावर 0 1 की इक्वल होती है। इनडायरेक्टली इसका आंसर आ गया -7.5 मिली वोल्ट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप जानते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट होगा, तो V0 इन्फिनिटी किसकी बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब 0 इन्फिनिटी आएगा तो e की पावर इन्फिनिटी, किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी होती है तो वो 0 के बराबर होती है, लिहाजा ये टोटली 0 हो जाएगा। और ये आ गया 0 मिली वोल्ट, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब है आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है -7.5, यानी ये नीचे से अपवर्ड राइज कर रहा है हमारा जो ग्राफ है। तो चले मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ साइड कहीं पे। ये इस तरह से है, जैसे देखें स्टूडेंट्स यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वोल्टेज का साइड है। ठीक है, V0t, तो यहाँ पे है हमारे पास -7.5 मिली वोल्ट और यहाँ पे 0। ठीक है, तो क्या हो रहा है जी, ये टाइम है, तो टाइम के साथ साथ हमारे जो वोल्टेजेस है वो राइज कर रहे हैं। पहले कैपेसिटर में कम वोल्टेज थे, फिर वक्त के साथ साथ ये बढ़ते चले गए। ठीक है, फिर एक वक्त आया जब ये पॉजिटिव 0 के बराबर हो गए।